सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ EBCL। ठीक है, तो आपके इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड कॉमर्शियल लॉ के पहला चैप्टर है अपना, बताइए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यार बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन इसमें होता क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शंस क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चलाते कौन है? टॉप में कौन बैठता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में? ठीक है, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन कहां से हुआ, स्टैब्लिशमेंट कहां से हुआ? इसका जो रूट्स है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ये आपके इंडिपेंडेंस से पहले से चलता आ रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बट ये पहले हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको बुलाते नहीं थे, इसको अलग ही नाम दिए थे हम लोगों ने। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंस से पहले का बैंक है। एक्चुअली बोला जाए तो इंडिपेंडेंस से पहले का बैंक है, ये ब्रिटिश कंट्रोल में था ये बैंक, समझ में आ रहा है? उसके बाद ये धीरे धीरे करके नेशनलाइज हो गया है, समझ में आ रहा है? अभी कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है, और इसके बहुत सारे जो है चीज़ें हम लोग देखने वाले आज इस वीडियो में। अच्छा, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को ख़त्म करने में मेरे को कम से कम 3 क्लासेस लग जाएंगे। ठीक है, 5 से 6 मार्क जो है, या फिर उससे ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, तो आप लोग टेंशन ना कीजिए, आराम से मैं समझा दूंगा। ठीक है, अच्छा, तो मैं जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको एक चार्ट फॉर्म में समझाता हूं, उसके बाद हम लोग मार्किंग कर लेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट का। ठीक है, ये जो चार्ट है, ये चार्ट मैं अवेलेबल करवा दूंगा फ्री रिसोर्सेज में, तो फ्री रिसोर्स में जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो इस चार्ट को। और जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अलग अलग चार्ट्स जो है वो मैं अवेलेबल करवा दूंगा, आप वहां से देख सकते हो, रेफरेंस ले सकते हो कि अच्छा ऐसा ऐसा है। इस चैप्टर का नोट्स हम लोग जल्द ही अवेलेबल करवा देंगे, तो आप नोट्स भी अवेल कर सकते हो एंड पढ़ सकते हो आराम से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। अच्छा, ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये देखो, ये जो टाइम स्टैम्प देख रहे हो आप, 1926 देखो ना, 1926, 1927, 1933, 1935, 1942, 1947, 1948, 1949, बताइए, ये टाइम स्टैम्प है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। मतलब वो स्पेशल इवेंट्स जहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन समय पे स्पेशल इवेंट्स हुआ था, वो कौन से इवेंट्स है देख लेते हैं। सबसे पहले 1926 को क्या हुआ समझिए। इंडिया में एक कमीशन था, उस कमीशन का नाम था द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी, द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फिनेंस। तो इन्होंने क्या किया था 1926 को सबसे पहले रेकमेंड किया था कि भैया एक जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लाना बहुत जरूरी है। क्या बताइए, इन्होंने क्या बोला? रिकमेंडेड बताइए ना, रिकमेंडेड क्या रिकमेंड किया? क्रिएशन ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले द रॉयल कमीशन ऑफ इंडिया करेंसी एंड फिनेंस ने रेकमेंड किया था कि भाई साहब सुनिए ना, अपने को ना, अपने इस कंट्री को जो है, इसको एक सेंट्रल बैंक देना ही होगा और सेंट्रल बैंक क्रिएट करना ही होगा, वरना दिक्कत हो जाए। क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह कौन लाएगा, उसको अच्छे तरीके से रेगुलेट करने के लिए भैया अपने को एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चाहिए। ठीक है, किसने बताया था? द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फिनेंस। उसके बाद एक बिल जो है वो इंट्रोड्यूस्ड किया गया। अच्छे से देखना, 1927 को क्या हुआ? बिल जो है पास नहीं किया गया भैया, इंट्रोड्यूस किया गया। बताओ क्या? अ बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, टू गिव इफेक्ट टू दी रिकमेंडेशन इन दी, कहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था? इन दी लेजिस्लेटिव असेंबली, बट यहां पर आता है बट क्या हुआ? was later withdrawn। तो क्या हुआ? 1927 को एक स्पेशल इवेंट हुआ, क्या बताइए? एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके लिए? ये जो रिकमेंडेशन हुआ था ना, इसको इफेक्ट में लाने के लिए, तो आप यहां पे लिख सकते हो, बिल वॉज इंट्रोड्यूस टू गिव इफेक्ट टू दी अबव रिकमेंडेशन। ठीक है, अबव रिकमेंडेशन, ठीक है। इंट्रोड्यूस कहां हुआ था? बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन दी लेजिस्लेटिव असेंबली बट वॉज लेटर विड्रॉन। ठीक है, विड्रॉ कर लिया गया भैया, बोले कि नहीं चाहिए अपने को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फिर दोबारा 1933 में क्या हुआ? द व्हाइट पेपर ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। बताइए कौन? द व्हाइट पेपर
ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। फिर से रेकमेंड किया, क्या बताइए, फिर से रेकमेंड किया, इवेंट्स को ध्यान रखिए, ठीक है, फिर से रेकमेंड किया, क्या रेकमेंड किया, recommended दी, बताइए क्या, recommended दी क्रिएशन ऑफ द रिजर्व बैंक, क्रिएशन रिजर्व बैंक, ठीक है। और एक फ्रेश बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, बताइए क्या, अ फ्रेश बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड, अ फ्रेश। अच्छा, 1926 को सबसे पहले हम लोगों ने किसने रेकमेंड किया, द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस ने रेकमेंड किया कि भैया एक सेंट्रल बैंक लाओ इंडिया में। फिर 1927 को, एक साल बाद जो है वो एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था इस रिकमेंडेशन को इफेक्ट में लाने के लिए, ठीक है, लेकिन वो रिजेक्ट हो चुका था। फिर 1933 को दोबारा से रेकमेंड किया गया था, इस बार रिकमेंडेशन था फॉर द क्रिएशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और एक नया फ्रेश बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। समझ में आ रहा है। फिर 1934 को क्या हुआ सुनिए, यहाँ पे और एक डेट मिसिंग है, वो डेट आप लोग लिख लीजिए, 1934, क्या बताइए, 1934, एक सेकेंड ना, क्या हुआ सुनिए अच्छे से, 1934 को क्या हुआ भैया, गजब इवेंट हुआ, गजब इवेंट हुआ भैया, आरबीआई एक्ट वाज पास्ड, बताइए क्या, आरबीआई एक्ट वाज पास्ड। तो कितना मशक्कत करना पड़ा देखो। 1926 को जो है रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी ने सबसे पहले रिकमेंड किया था फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फिर वो बिल लाए, एक साल बाद बिल लाए, वो भी रिजेक्ट कर दिए, उसके बाद दोबारा बिल लाए, फिर वो बिल जो था वो नया बिल था, बोले कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाएंगे। फिर 1934 को एक साल बाद जाके वो एक्ट जो है वो पास हुआ। तो पहले एक्ट पास करना कितना दिक्कत था बताइए ना, कितना दिक्कत है, एक मतलब साल दर साल वेट करना पड़ता था एक एक्ट पास करने के लिए, और अब रात के रात एक्ट पास हो जाता है भाई मेरे, रात के रात एक्ट पास हो जाता है। अच्छा, 1935 को और गजब इवेंट हुआ, सुनो। 1935 को क्या हुआ, ये जो आरबीआई है, आरबीआई, इसने क्या किया सुनो। आरबीआई जो है इसको ना आप एडजस्ट कर लेना लिखने के समय पे, ठीक है। आरबीआई कमेंस इट्स ऑपरेशन, बताइए, कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन, इसका मतलब वो अपना काम शुरू कर दिया, ठीक है। ऑपरेशन एज क्या बताइए ना, इंडियन सेंट्रल बैंक, कौन से डेट पे, अप्रैल 1 को, ठीक है। और आप जो सोच रहे हैं ना कि भैया ये तो सेंट्रल है, नहीं, ये स्टार्ट हुआ था एज अ प्राइवेट बैंक, बताइए, एज अ प्राइवेट बैंक, ठीक है। शेयर होल्डर्स बैंक लिखते हैं यहाँ पे, एज ए प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक, ठीक है, प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक। और उसका पेड अप कैपिटल कितना था पता है, विथ पेड अप शेयर कैपिटल कितना था पता है भैया, हाँ जी, 5 करोड़, क्या बताइए, 5 करोड़, ठीक है। 1935 को ये स्टार्ट हो चुका था, 1934 को इसका एक्ट पास हुआ, 1935 में इसने काम चालू कर दिया। अब 1942 को क्या हुआ सुनिए, 1942 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, अच्छा 1942 से पहले क्या होता था समझ लीजिए। ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना, ये क्या करता था, आरबीआई क्या करता था, आरबीआई जो है ना सिर्फ इंडिया को नहीं, वो अलग अलग कंट्रीज जो है ना उनको भी बैंकिंग फैसिलिटीज देता था। वो करेंसी इशू करता था, क्या इशू करता था, करेंसी इशू करता था। मतलब वो कौन से कंपनी सर, बर्मा मतलब कौन, म्यांमार, ठीक है। अब म्यांमार बुलाते हैं हम इसको, पहले वो क्या था, बर्मा था। तो जो हम लोग बर्मा कहते हैं ना, वो बर्मा दैट इज म्यांमार। तो म्यांमार को एक्चुअली बर्मा को हम लोग पहले करेंसी इशू किया करते थे, उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं था करेंसी इशू करने का। तो हम लोग करेंसी इशू कर, कितना एडवांस थे देखिए, हम लोग करेंसी इशू करते थे, सिर्फ म्यांमार का नहीं, पाकिस्तान का भी हम लोग ही इशू करते थे। समझ में आ रहा है, हम लोग ही इशू करते थे। क्या इशू करते थे बताइए, करेंसी। अब आप सोचोगे सर इंडिपेंडेंस से पहले तो पाकिस्तान एक ही था, हाँ, लेकिन वो जो सीज किया गया है ना, सीज मतलब बंद कर दिया गया है। म्यांमार का तो बंद हो चुका था 1942 को, ठीक है, ये पहले पढ़ लो अच्छे से। आरबीआई सीज्ड, क्या बताइए, आरबीआई सीज्ड। तो आरबीआई ने 1942 को सीज कर दिया भैया कि हम लोग तुम्हारे लिए और करेंसी प्रिंट नहीं कर सकते, आप खुद से कर लीजिए, ठीक है। बर्मा का कंट्री जो है, उस कंट्री को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिर भी करेंसी इशू बंद कर दिया, ठीक है, करेंसी इशू करना बंद कर दिया। किसने बंद किया, आरबीआई ने।
उसके बाद भी एज अ बैंकर का जो फैसिलिटीज़ है ना वो बर्मा को देता था। कौन देता था? आरबीआई। जैसे कि लोन देना ये वो, ठीक है, तो वो कौन करता था? आरबीआई करता था बर्मा को लोन वगैरह, मतलब बैंकर फैसिलिटी जो कहते हैं हम लोग, ठीक है, वो दिया करता था। वो भी सीज कर दिया 1947 को। क्या हुआ बताइए ना? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टॉप एक्टिंग एज अ, द आरबीआई एक्टिंग एज, बताइए, एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार, मतलब बर्मा लिख सकते हो आप, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ बर्मा। पहले बर्मा था इसलिए हम लोग बर्मा लिख रहे हैं। तो आरबीआई ने स्टॉप कर दिया, भैया हम लोग तुमको बैंकिंग फैसिलिटी और नहीं दे सकते। फिर तो 1947 को क्या हो गया? इंडिपेंडेंस हो गया। इसीलिए तो भैया उसने क्या बोला? आरबीआई ने बोला भैया हम बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं दे सकते। 1 साल तक पाकिस्तान को हम लोग फिर भी बैंकिंग फैसिलिटीज दे रहे थे। किसको बताइए ना? हाँ जी, पाकिस्तान को मतलब 1947 को डिवाइड हो चुका था कंट्री। 1948 तक हम लोग फिर भी फैसिलिटीज दे रहे थे। किसको? पाकिस्तान को। लेकिन 1948 को क्या हुआ? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टॉप्ड रेंडरिंग सेंट्रल बैंकिंग सर्विसेज टू पाकिस्तान। अब ये सेंट्रल बैंकिंग सर्विसेज क्यों कह रहे हैं हम लोग? क्योंकि पहले कंट्री एक था तो सेंट्रल बैंक एक ही था, तो सेंट्रल बैंक पूरे कंट्री के लिए सब कुछ करता था ना, सारे सर्विसेज देता था। लेकिन आफ्टर डिवीजन 1 साल तक किया, उसके बाद बंद कर दिया। तो 1948 को क्या हुआ बताइए? फटाफट क्या हुआ बताइए? हाँ जी, आरबीआई स्टॉप्ड, ठीक है, बोले कि भैया तुम अपना देख लो। फिर 1949 को क्या हुआ सर? आईसीएआई का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। नहीं, वो तो है, ठीक है, लेकिन 1949 आरबीआई का भी एक नेशनल इवेंट था। बताइए क्या वो क्या था? बताइए। वो तो एक प्राइवेट बैंक था ना, लेकिन 1949 को उसको नेशनलाइज किया गया। बताइए क्या हुआ? हाँ जी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख सकते हो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया nationalized the रिजर्व बैंक। समझ में आ चुका है? हाँ जी, अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, समझ में आ चुका है? अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये पब्लिक हो चुका था। क्या बताइए ना? रिजर्व बैंक जो है ना वो पब्लिक हो चुका था। अब से भैया ये पब्लिक, ये ना प्राइवेट है, सिर्फ पब्लिक। समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इन सारे इवेंट्स को आपको याद रखना है, ठीक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कभी कभार एग्जामिनेशन में पूछ लेंगे, तो अगर पूछ लिया तो भैया बवाल हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको याद कर लियो, ठीक है, कि इसका ओरिजिन क्या हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। एक बार रिवीजन करना है, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। 1926 को क्या हुआ था? रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस ने रेकमेंड किया कि भाई साहब इंडिया में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। फिर 1927 को इसके लिए एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन भैया वो रिजेक्ट हो चुका था। फिर 1933 को द व्हाइट पेपर ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ने रिकमेंड किया, क्या बताइए ना, फिर से क्रिएट करो भैया एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फिर एक फ्रेश बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर 1934 को आरबीआई जो है उसका एक्ट पास हो गया था। 1934 को आरबीआई एक्ट पास हो गया था। 1935 को क्या हुआ? आरबीआई कमेंस इट्स ऑपरेशन ऑन इंडियन सेंट्रल बैंक, ठीक है। अपना पहला काम जो है वो शुरू कर दिया 1 अप्रैल को। किसने बताइए? हाँ जी, आरबीआई ने, एज अ सेंट्रल बैंक। लेकिन पता है ना भैया, वो एक प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक था जिसका कैपिटल था अपना अराउंड 5 करोड़ रुपीज। उस टाइम में 5 करोड़ रुपीज इज अ बिग अमाउंट ब्रो। आप सोच रहे होंगे सर 5 करोड़ में क्या होता होगा? 5 करोड़ में बहुत कुछ, पूरा कंट्री हिल जाता था 5 करोड़ में। पहले के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो एक बैंक का फैसिलिटी भैया वो निभा सकते थे पहले 5 करोड़ रुपीस में। अब देखो क्या हुआ, 1942 को आरबीआई सीज टू बी द करेंसी इशूइंग ऑथोरिटी फॉर बर्मा के लिए काम करते थे हम लोग करेंसी जो है वो बर्मा के लिए इशू करते, बर्मा के लिए करेंसी जो है वो इशू करते थे, वो हम लोग ने बंद कर दिया। बोले कि भैया अपना खुद का मशीन लाओ और खुद से छापो पैसा, ठीक है। फिर नेक्स्ट 1 साल फिर क्या हुआ? 1947 को क्या हुआ बताइए ना? बर्मा गवर्नमेंट के लिए एज ए बैंकर भी काम करना बंद कर दिया आरबीआई ने। भैया बोले कि भैया हम तुमको बैंकिंग का फैसिलिटी कुछ नहीं दे सकते, तुम अपना बैंक खड़ा करो, बर्मा को बोल दिया, ठीक है, म्यांमार को बोल दिया। फिर 1948 को क्या हुआ बताइए? हाँ जी, पाकिस्तान के लिए जैसे डिवीजन हो चुका था 1947 को, तो 1 साल तक तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे काम किए पाकिस्तान के लिए, फिर 1 साल बाद बंद कर दिए। बोले कि अपना सेंट्रल गवर्नमेंट खोल लो भैया, ठीक है। फिर 1949 को गवर्नमेंट जो है फाइनली नेशनलाइज कर दिया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। समझ में आ रहा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट लाकर हम लोगों ने जो है इसको नेशनलाइज कर दिया था। किसको नेशनलाइज किया बताइए? हाँ जी, हाँ, वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है।
ये हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत इजी सा चीज़ था। फिर हम लोग देखेंगे पर्पस क्या था, मतलब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाए क्यों हम लोग। पहला पर्पस है, मेन पर्पस बोल रहा हूं मैं, इसका बहुत सारा फंक्शन है, लेकिन पर्पस के बारे में बात करूं तो मैनेजमेंट ऑफ करेंसी, पैसा जो है उसको मैनेज करने के लिए। दूसरा बिजनेस ऑफ बैंकिंग, सारे जो बैंकिंग बिजनेस चल रहे हैं इंडिया में वो किसके बदौलत भैया, रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके लिए बैंकिंग बिजनेस को जो है वो चालू करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए अपने को आरबीआई का जरूरत था। फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये स्टफ। तो ये सारा टोटल जो है ये आपके लेवल्स है, कहाँ का, आरबीआई का लेवल्स है कि कहाँ पे कौन से पोजीशन पे कौन कौन बैठा है, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट से लोअर लेवल मैनेजमेंट तक पूरा याद करना जरूरी है, याद कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा मेमोरी पावर है आपका, आप याद कर लोगे, ठीक है। फिर देखो हम लोग बात करेंगे द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। ये जो द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो क्या करते हैं, वो ओवरसाइट करते हैं आरबीआई का, ठीक है। ये मतलब द टॉप मैनेजमेंट है, कौन बताइए, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये ऊपर में बैठ के पूरा आरबीआई को चलाते हैं, समझ में आ रहा है, पूरा आरबीआई को चलाते हैं कौन, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब इसमें बैठते कौन है, जैसे आपको पता है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो एक टॉप लेवल मैनेजमेंट है, क्या बताइए, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है कि सबसे टॉप में सबसे मेन है गवर्नर, आपको पता ही होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सबसे मेन कौन होता है, गवर्नर, ठीक है। वो सुपरवाइज करता है पूरा आरबीआई को, ठीक है, पूरा आरबीआई को सुपरवाइज करता है। और उसके साथ तो पैनल में कोई ना कोई बैठता होगा, वो कौन कौन है, पूरा कंट्रोल किया हम बताइए गवर्नर के ऊपर दे देंगे पूरा कंट्रोल, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पूरा अगर हम लोग गवर्नर के ऊपर दे दे तो ऐसा होता नहीं है, इसलिए हम लोग उसके एडवाइस, मतलब उसको भी एडवाइस चाहिए होता है, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी लोग आएंगे बैठने के लिए, वरना एक बंदा पूरा कंट्री को कैसे संभालेगा, ठीक है। उसी के साथ साथ बैठता है अपना डिप्यूटी गवर्नर जो इसके असिस्टेंट है, और दूसरा है अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। असिस्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको याद करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में असिस्टेंट नहीं है, डिप्यूटी गवर्नर का पोस्ट बहुत ऊंचा है, ठीक है। गवर्नर के बाद कौन आता है, डिप्यूटी गवर्नर, समझ में आ रहा है। आपको याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ असिस्टेंट, जैसे कि डिप्यूटी गवर्नर, गवर्नर डिप्यूटी गवर्नर, समझ में आ रहा है। ऊपर में बैठते हैं गवर्नर, उसके बाद डिप्यूटी गवर्नर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के चुपचाप बैठेगा क्या, वो अपना बंदा नहीं बिठाएगा। अगर उसका अपना बंदा नहीं बैठ रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉफिट कैसे होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएगा कैसे आरबीआई को, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई में दादागिरी कैसे करेगा, वैसे ही करेगा। देखो 14 डायरेक्टर्स बिठाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, कितने बताइए ना, 14 डायरेक्टर्स, 14 डायरेक्टर्स बिठाते कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। कहाँ पे, सेंट्रल बोर्ड पे, आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड पे कौन बिठाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये 14 जो इसको 15 आप पकड़ सकते हो, क्योंकि एक एक्स्ट्रा है, मैं बता दूंगा आपको कौन एक्स्ट्रा है। सबसे पहले समझ लिए, पहला का जो 4 डायरेक्टर है वो बैठेगा ईच लोकल ब्रांच से। लोकल ब्रांच इंडिया में आरबीआई का 4 लोकल ब्रांच है, कहाँ कहाँ पे बता दीजिए फटाफट, महाराष्ट्र, कलकत्ता, दिल्ली एंड चेन्नई, ठीक है। महाराष्ट्र, कलकत्ता, दिल्ली एंड चेन्नई, यहाँ पे 4 ब्रांचेस है। 4 ब्रांचेस में से एक डायरेक्टर जो है वो बैठता है सेंट्रल, बताइए ना, सेंट्रल बोर्ड पे, ठीक है। वो गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है, कौन नॉमिनेट करता है, गवर्नमेंट। उसी के साथ और 10 डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट होते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो अलग अलग फील्ड से आते हैं, एक आता है एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री से, दूसरा आता है ट्रेड, तीसरा आता है प्रोफेशन। तो अलग अलग जगह से, अलग अलग प्रोफेशन से, ठीक है। 10 डायरेक्टर्स हम लोग सिलेक्ट करते हैं। कौन सिलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्ट करता है, हम लोग नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्ट करेंगे 10 डायरेक्टर्स। तो अब बताओ 10 + 4 कितना हो चुका है, 14, ऑलरेडी 14 डायरेक्टर्स हो चुके हैं, राइट। उसी के साथ एक एक्स्ट्रा बंदा बैठता है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट से रिप्रेजेंट करता है एक एक्स्ट्रा बंदा, वो होता है नॉर्मली फिनेंस मिनिस्टर। कौन बैठता है, फिनेंस मिनिस्टर। 1 गवर्नमेंट ऑफिशियल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यूजली द फिनेंस मिनिस्टर ही बैठते हैं। तो आप ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट से कितने बंदे आते हैं बताइए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से कितने बंदे आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं 14 बंदे, बोलने का है 14 लेकिन है 15। अब यहाँ पे 4 डायरेक्टर, यहाँ पे 10, और एक आएगा कहाँ से बताइए ना, हाँ जी, हाँ एग्जैक्टली, 1 गवर्नमेंट ऑफिशियल बाय सीजी, ठीक है, जो कि फिनेंस मिनिस्टर बैठता है, ठीक है। अब उसके कुछ फंक्शंस देख लेंगे, क्या करते हैं नहीं करते। देखो जो डिप्यूटी गवर्नर है ना, डिप्यूटी गवर्नर है वो क्या करेगा, मीटिंग अटेंड करेगा, सारे मीटिंग्स अटेंड करेंगे। क्या मीटिंग में वोट कर सकता है, नहीं, एक भी मीटिंग में वोट नहीं कर सकता। लेकिन अगर गवर्नर प्रेजेंट नहीं है, तब जाके वो वोट कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट वो ऑथोराइज्ड हो, गवर्नर ने उसको बोल रखा है कि तुम वोट कर दियो, तभी जाके वो वोट कर सकता है। द डिप्यूटी गवर्नर एंड द गवर्नर शैल डिवोट
देयर सॉरी ये इसका मतलब क्या है, डिवोट देयर होल टाइम, मतलब कि उनको जो है पूरा टाइम अपना देना होता है, होल टाइम, जैसे होल टाइम डायरेक्टर नहीं रहते तो वही है, उनको होल टाइम बैठना होता है बैंक के लिए। समझ में आ रहा है? 4 नंबर पॉइंट में बोले कि भैया मीटिंग तो अटेंड कर सकते हैं, लेकिन द डिप्यूटी गवर्नर शैल अटेंड ऑल मीटिंग्स बट शैल बी एंटाइटल्ड टू वोट ओनली इन द एब्सेंस ऑफ द गवर्नर। ठीक है, ओनली इन द एब्सेंस ऑफ द गवर्नर प्रोवाइडेड दैट गवर्नमेंट से परमिशन लेके आया हो। समझ में आ रहा है? गवर्नर ने उसको परमिशन दिया कि भैया तुम वोट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। अब टीम, ठीक है, टीम, ये जो पूरा टीम है, इस टीम में कौन कौन है बताइए? गवर्नर है, डिप्यूटी गवर्नर है एंड अदर डायरेक्टर्स है। अब इस टीम का टर्म ऑफ ऑफिस कितना होगा? टर्म ऑफ ऑफिस मतलब बताइए कितना समय तक ऑफिस में बैठेंगे भाई साहब? गवर्नर 5 साल के लिए, डिप्यूटी गवर्नर 5 साल के लिए, अदर डायरेक्टर्स 4 साल के लिए। समझ में आ चुका है? उसके बाद क्या होगा? रीशफलिंग होगा, उसके बाद नए नए डायरेक्टर्स आएंगे, नए नए गवर्नर्स आएंगे। ठीक है, ठीक है। ऑफिसेस एंड ब्रांचेस कौन चलाता है? कितना ऑफिस कितना ब्रांच है? 4 ऑफिस है एंड 27 ब्रांचेस है टोटल आरबीआई का ऑल ओवर इंडिया में। 4 ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर है? एमकेडीसी मतलब मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली एंड चेन्नई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फंक्शंस क्या क्या है? फंक्शंस तो सबसे पहले बैंकिंग फंक्शंस है, दूसरा है इशू करेंगे, क्या इशू करेंगे? बैंक नोट्स ऑब्वियसली। फिर है मॉनेटरी पॉलिसी को जो है लाना, मॉनेटरी पॉलिसी लाना। मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर बहुत सारा टॉपिक्स है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पब्लिक डेट फंक्शंस देखना, पब्लिक को कैसे लोन दिया जाए, कितने रेट में दिया जाए एंड ऑल दैट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करना, बैंकिंग रेगुलेशंस एंड सुपरविजन्स। तो ये सारे जो है ये फंक्शंस है आरबीआई के। ये सिर्फ ये एग्जॉस्टेड फंक्शंस नहीं है, ये इंक्लूसिव फंक्शंस है, मतलब और भी बहुत सारे फंक्शंस है आरबीआई के। ठीक है, उसी के साथ साथ एक चीज याद रखना, आरबीआई जो है उसको कहा जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसमें एग्जामिनेशन में बहुत हॉट टॉपिक है, पूछा जा सकता है। एक लाइन में खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको पूरा पैराग्राफ बना के लिखना है। कैसे? मैं समझाता हूं। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब ये होता है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा पूरा खत्म हो जाए, जब सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा पूरा खत्म हो जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पे जा सकता है बताइए ना? आरबीआई के पास, कि भैया पैसा दे दो अपने को, लोन दे दो, लोन। तो वो आरबीआई के पास जाएगा। तो आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट किससे पैसा ले सकता है? अब एक बात बताओ, आप अगर घर में छोटे बच्चे हो तो आप पैसा किससे लेते हो? पापा से लेते हो, राइट? मम्मी से लेते हो। ठीक है, वो आपका बैंकर है। ठीक है, कोई भी छोटा छोटा बिजनेस है, इंस्टीट्यूशंस है, कंपनीज है, वो कहाँ से लेते हैं पैसा? वो बैंक से लेते हैं, नॉर्मल बैंक से लेते हैं। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए तो वो कहाँ से लेंगे? वो लेंगे आरबीआई से। कहाँ से लेंगे? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से वो पैसा ले सकते हैं। तो ये था कुछ छोटा मोटा टॉपिक्स अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन ये टॉपिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत ध्यान से ये सारे टॉपिक्स कर लेना है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और डीपली जाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो था, इस वीडियो में आपने बहुत कुछ समझा है, आई होप, एंड सीखा भी है। ये पीडीएफ मैं अपलोड अवेलेबल करवा दूंगा वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं भैया। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।